अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपके साथ आपकी होस्ट डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ पाकिस्तान। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और उससे पहले ये बात करना चाहूँगी कि ज़िंदगी में सेहत की जो अहमियत है उसे इनकार नहीं किया जा सकता। सेहत है तो सब कुछ है, इसीलिए कहा जाता है कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। यहाँ बात करूँगी इस हवाले से कि आज का जो टॉपिक है वो है ऑटिज़म। ऑटिज़म के हवाले से आपने सुना होगा, ये एक टर्म है जो हम यूज़ करते हैं उन बच्चों के लिए कि जिनको इस नज़र से देखा जाता है कि वो सोशल लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करते हैं और नॉर्मल उन्हें कंसीडर नहीं किया जाता। आज इसी हवाले से हम बात करेंगे कि ये क्या एक कंडीशन है या कोई बीमारी है या क्या चीज़ है। यहाँ आपको थोड़ा सा गाइड करती जाऊँ कि ये एक न्यूरोजेनिक जो है वो डिसऑर्डर है, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है कि जहाँ पर नर्व्स से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम आती है, साइकाइट्रिक प्रॉब्लम्स आती हैं। इसीलिए आज हमने अपने प्रोग्राम में अपने साथ साइकोलॉजिस्ट को भी रखा है और हमारे साथ डॉक्टर भी मौजूद हैं। तो अपने पैनल का तारुफ सबसे पहले आपसे करवाती चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं सायरा नज़ीर, और ये हमसे बात करेंगी, हमें बताएंगी कि कौन से वो एस्पेक्ट होते हैं कि जिनको लेके हम चलते हैं और साइकोलॉजिकली डील करते हैं ऐसे पेशेंट्स को, क्योंकि साइकोलॉजी की इनमें बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। यहाँ साथ ही साथ तारुफ करवाती चलूँ, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साइमा इकबाल जो एजुकेशनिस्ट हैं, स्पेशल चाइल्ड्स के हवाले से और ऑटिज़म के हवाले से डील करती हैं, ट्रेनिंग करते हैं ये लोग। तो इस हवाले से हम बात करेंगे आज। तो सबसे पहले डॉक्टर साइमा, आपसे मेरा क्वेश्चन है कि ये जो ऑटिज़म है, यहाँ में से ASD भी कहा जाता है, तो ये ऑटिज़म है क्या? ऑटिज्म जो है ये एक दिमाग की ज़हनी एक बीमारी है जिसे हम ASD कहते हैं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ये नर्व सिस्टम से रिलेटेड होता है और ये इसमें बच्चों का जहन जो होता है वो काम नहीं करता। बच्चे यानी कि वो कुछ कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, अपना आप को समझा नहीं सकते, बता नहीं सकते हमें उनकी वो कुछ अपने उनके तरीके कुछ ऐसे होते हैं जिससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि वो उनका जहन इस वक्त काम नहीं करता। तो इसके लिए हम एक कुछ थेरेपी कुछ ट्रेनिंग करते हैं, थेरेपिस्ट के जरिए ट्रेनिंग करवाई जाती है, उससे फिर अंदाजा होता है। फिर एक स्टेज आती है उनकी 3 साल या 2.5 साल की उम्र में, एक प्रॉपर उनका पता चल जाता है कि ये क्या डिसऑर्डर है। यानी साहबा इसका ताल्लुक दिमाग के साथ है, जैसा कि आपने बताया। हाँ जी, एक काम नहीं कर पाता वो, कुछ काम जैसे हमें नजर आता है ये वो अगर किसी चीज में लगे हुए हैं तो लगे रहेंगे, वो एक दूसरे को समझा नहीं पाते, एक दूसरे से बातचीत नहीं कर सकते। जब हम उनको बुलाते हैं तो वो हमारे ध्यान नहीं करते, हमारी तरफ तवज्जो नहीं करते। इस वजह से नाज़रीन, आसान लफ्ज़ों में इसको थोड़ा सा आपके लिए कहना चाहूँगी और फिर हम चलते हैं अपनी साइकोलॉजिस्ट की तरफ कि ऑटिज़म के हवाले से डॉक्टर साहिबा ने बताया कि ये चूँकि डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है और इसमें कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम आता है, लैंग्वेज रिलेटेड प्रॉब्लम आता है, स्पीच के हवाले से प्रॉब्लम आते हैं, कम्युनिकेशन करनी मुश्किल हो जाती है और सोशल लाइफ में सोशल डीलिंग जो है ऐसे पर्सनस के लिए मुश्किल हो जाती है। चूँकि डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हमने कहा तो ब्रेन से ताल्लुक़ भी है, तो ब्रेन प्रॉपरली डेवलप नहीं किया होता या कोई ना कोई डिसऑर्डर वहाँ पर होता है नर्व्स में जिसकी वजह से ऐसा होता है। इसी हवाले से मज़ीद बात करते हैं हम अपनी साइकोलॉजिस्ट से। तो आप बताइएगा सायरा कि क्या ताल्लुक है ना इसका दिमाग के साथ ऑटिज़म का? जैसा कि आपने भी डिस्क्राइब किया कि जो हमारे पास ये है, ये हमारे पास न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स है, मींस इसका हमारे दिमाग के साथ ताल्लुक है। ये हमारे पास दिमाग के उन एरियाज को डैमेज कर देता है जो कि लैंग्वेज के साथ इंटरलिंक होते हैं, हमारे सोशल इंटरेक्शन के साथ होते हैं, जिसके साथ हमने कम्युनिकेट करना होता है। तो इसमें मोस्ट ऑफ द बच्चे आप देखें ना तो बच्चे में आपको कम्युनिकेशन का मसला नजर आएगा, कम्युनिकेशन का मसला नजर आएगा, सोशल इंटरेक्शन, उन्हें नहीं पता हमने सोशली इंटरेक्ट कैसे करना है दूसरे पर्सन के साथ। इसके अलावा जिनमें इंटरेस्ट होते हैं वो बहुत ही लिमिटेड होते हैं, ये अकेले रहना पसंद करते हैं, इन्हें गैदरिंग इतनी सूटेबल नहीं लगती है, बल्कि वहाँ पर ज्यादा हाइपर या आपको टेंट्रम्स दिखाना शुरू कर देते हैं, तो इसलिए अकेले रहना ज्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा इनके इंटरेस्ट लिमिटेड होती हैं, सबसे पहले ये इसमें आता है, सिम्टम्स आ जाते हैं। इसके अलावा इनके सोशल इंटरेक्शन बहुत पुअर होती है और कम्युनिकेशन, क्योंकि इन्हें नहीं पता अपनी फीलिंग्स कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं और ना ही ये दूसरों की फीलिंग को समझ सकते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। इन्हें इमोशंस का भी इतना नहीं पता चलता, ना अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने आते हैं और ना ही दूसरों के समझने आते हैं, जहाँ से
क्योंकि जी। दिमाग का प्रॉपरली वो जी, एरियाज जो areas वो डैमेज work होते नहीं हैं, करते, जी, वो बिल्कुल, डैमेज कर ऐसे जाते ही हैं। है। दैट्स वाई वो लोग इस तरह से इंटरेक्शन नहीं कर पाते नहीं कर जैसा कि एक पाते। नॉर्मल पर्सन कर सकता है, उन्हें डिफिकल्टी उसमें आती है। यहाँ एक क्वेश्चन आपसे करना जी। चाहूंगी कि जैसा कि आपने बताया कि वो प्रॉपरली नहीं कर सकते, या ये कि हमने कहा कि डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, तो इससे कुछ ये चीज समझ आती है कि वो उनका माइंडसेट जो है थोड़ा लो होता है, कुछ ये चीज। लेकिन जबकि हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे केसेस भी होते हैं ऑटिज्म में कि वो बहुत ज्यादा एक्टिव होते जी। हैं और जरूरत से ज्यादा शार्प भी होते जी, हैं। यानी कि आप तो वो उसके इस हवाले हाई से थोड़ा- फंक्शनिंग और लो फंक्शनिंग की बात करें। जी। बेसिकली ऑटिज्म में वो बच्चे जिनके साथ आईडी प्रॉब्लम्स होंगी, मींस आईडी मींस इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जिसमें वो मसला होगा ना, तो वो बच्चे लो यानी कि उसमें आते हैं, हमारे पास लो फंक्शनिंग ऑटिज्म के साथ आते हैं। सही। उन्हें आपको हर एक एक्टिविटी में, आप कहते हो हर एक लाइफ स्किल्स में आपको उसको सपोर्ट करनी पड़ेगी, उसको सिखानी पड़ेगी। और इसके अलावा जो आप हाई फंक्शनिंग की बात कर रही हैं, उसमें हमारे पास होता है कि बच्चे जो होते हैं आपके स्कूल में वेरी गुड होते हैं, एजुकेशन वाइज देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, यानी कि वो इसमें एक cope up नॉर्मल करते हैं। लाइफ जी, गुजार रहे वो होते हैं। नॉर्मल लाइफ गुजार रहे होते हैं, लेकिन उनमें होता है कि कुछ हद तक उनमें आपको कहने के बिहेवियरल इश्यूज आ जाएंगे, या उन्हें कोप अप करने के लिए उनकी थेरेपीज वगैरह करवाई जाती हैं। अदरवाइज वो कोप अप कर जाते हैं, लेकिन उनके साथ कोई ना कोई सेंसरी इंटीग्रेशन वगैरह डिसऑर्डर वगैरह चल रहा होता है, मीन सेंसरी इश्यूज होते हैं, जिनकी डीलिंग के लिए उनको सारी थेरेपी वगैरह लेनी पड़ती है। अभी जैसे आपने बताया कि एक होता है हाई और एक लो जी। होता है, उसमें एस्पर्जर सिंड्रोम के हवाले से जी। भी हम लोग देखते हैं, जी। उस हवाले से यानी कि ये भी एक माइल्ड टाइप है ना इसकी, एक mild ऑटिज्म type, की। जी, इसको बिल्कुल। थोड़ा सा स्लाइड सा डिस्क्राइब कर देंगी आप? बेसिकली एस्पर्जर्स में हमारे पास होता है सोशल इंटरेक्शन हमारी पुअर होती है। अच्छा। अदरवाइज जो बच्चा होता है इंटेलेक्चुअल लेवल उसका देखा जाएगा तो वो अच्छा होगा, लेकिन उसमें सोशल इंटरेक्शन क्या होगी, उसकी पुअर होगी। मीन्स उसको नहीं पता कि मैंने सोशली इंटरेक्ट कैसे करना है बच्चों के साथ, कि मैंने अगर स्कूल में बैठा हूँ तो मैंने क्लास में टीचर को कैसे यानी रिस्पॉन्स बच्चा करना वैसे है। तो आपको नॉर्मल लगेगा, जी बिल्कुल, लेकिन जब वो कम्युनिकेशन साइड पे आता है तो उसके लिए इंटरेक्शन करना मुश्किल हो इंटरेक्शन जाता है। करना मुश्किल हो जाएगा। सही। एजुकेशन में भी अच्छा जाएगा, मैथमेटिक में अच्छा होगा, एजुकेशन वाइज बिल्कुल यानी कि सुपर जा रहा होगा, लेकिन ये है कि उसको इंटरेक्शन नहीं पसंद आएगी कि मैंने दूसरों के साथ रिस्पॉन्स कैसे करना है। अगर आप उसको कुछ पूछेंगे एकदम के वो पजल हो जाएगा कि मैं कैसे इसका रिस्पॉन्स करूँ। सही। आफ्टर दैट यानी दे lack देगा, of लेकिन confidence हो Yes, जाता है बिल्कुल, वहाँ इसमें ये इनका। भी चीज आ जाती है। डॉक्टर साहब, आप इसमें थोड़ा सा हमें गाइड कीजिए कि जैसे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऐसे बच्चों में होता है, तो वहाँ होम्योपैथी हमारी बहुत अच्छी मेडिसिन इसमें मौजूद हैं कि जो इस प्रॉब्लम को कम्युनिकेट करती हैं, इनको इंटरेक्ट करती हैं। तो कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो कि हम दे सकते हैं कि लो कॉन्फिडेंस उनका बिल्डअप करे और वो जो है अच्छे तौर पे पार्टिसिपेट कर सके? इसमें तो एक तो होता है जो एक नॉर्मल जो हम अक्सर मेडिसिन यूज करवाते हैं, वो थूजा, जी। जो जरा चिड़चिड़ा या गुस्सा ऐसा होता है उनके माइंड से रिलेटेड होती है, वो मेडिसिन यूज करवाते हैं। दूसरी आती है हमारी कालीफास, दिमाग की ताकत की, रिलैक्स की, जैसे हम नर्व रेमेडी का कहते हैं। तो ये, और इसके अलावा दूसरी होती है ब्राइटा कार्ब, जो होती है थोड़ी सी उनके जिस्मानी नौशनुमा के लिए बेहतरीन होती है। तो ये सारी 3-4 कुछ ऐसी सही। मेडिसिन है जो तकरीबन उनको यूज करवाई जाती है। नाज़रीन, डॉक्टर साहबा ने बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन के हवाले से बात की, होम्योपैथिक के हवाले से हम बात कर रहे हैं। तो ब्राइटा कार्ब वो मेडिसिन है जो ऑल ग्लैंडुलर सिस्टम पर काम करती है और तमाम जितना भी डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है कि जहाँ पर डेवलपमेंट रुक जाती है और जो है सिंड्रोम्स आ जाते हैं इस किस्म के, जैसा कि डाउन सिंड्रोम है, ऑटिज्म है, और इस किस्म के जितने भी प्रॉब्लम हैं मज़ीद हम डिस्कस करेंगे। इसमें बहुत से और प्रॉब्लम्स हैं जो कि कॉम्प्लिकेशन में आ जाते हैं, तो वहाँ ये बहुत अच्छा रोल प्ले करती है और एक पेशेंट को जब हम देते हैं तो वो सरवाइव करने लगता है और उसके लिए सोशल लाइफ में इंटरेक्ट करना इजी हो जाता है। मज़ीद प्रोग्राम को लेके आगे चलते हैं और हम बात करते हैं इस हवाले से कि ऑटिज्म जो है वो किस उम्र में पता चलता है। कि आपसे क्वेश्चन है कि किस उम्र में पता चल जाता है कि बच्चे को ऑटिज्म है? क्या वो छोटी एज से पता चल जाता है या कि इसके लिए पर्टिकुलर कोई जी। एज होती है? जो इसकी डायग्नोसिस एज है ना, वो है एट द एज ऑफ 3, लेकिन उससे पहले हमें उसके रेड फ्लैग्स दिखना स्टार्ट हो जाते हैं ऑटिज्म में। लाइक आपका बच्चा सोशली इंटरेक्ट नहीं कर रहा, आप उसको रिस्पॉन्स मांग रहे हो लेकिन वो आपको आई कॉन्टेक्ट नहीं देगा, एक उसमें ये रेड फ्लैग आ गया। दूसरा, अगर उसमें स्पीच डिले होगा, बैबलिंग वगैरह, वो एट द एज ऑफ
जो उसकी होनी चाहिए वो नहीं करेगा। इसके सही। अलावा अपना सोशल इंटरेक्शन वो इतना नहीं करेगा, मीन्स लोगों के से दूर रहेगा, अकेले रहना पसंद करेगा। और इसके अलावा टॉयज के साथ जो इसका प्ले है वो इनअप्रोप्रिएट होगा। कि ये कि 24 मंथ तक अगर वो जो है यानी बोल नहीं पाता तो बोल फिर नहीं। दैट इज द पॉइंट टू कंसीडर कि यहाँ कोई प्रॉब्लम बेसिकली है। 24 मंथ एक बच्चे को एटलीस्ट 1 वर्ड तो आ जाना चाहिए। अगर 1 वर्ड नहीं तो बच्चा बैबलिंग पर तो आए, लेकिन अगर वहां पर भी नहीं आएगा तो दैट इज के वो एट द रिस्क है कि Because ऑटिज्म हो normal सकता person है। तो 2 words टू बोलता वर्ड्स है पर ना उस बोलना वक्त स्टार्ट तक। कर देते हैं। 5 to 6 मंथ बैबलिंग स्टार्ट हो जाती है। एट द एज ऑफ 1 उसका 1 वर्ड आ जाता है। उसके बाद वो 1 वर्ड आफ्टर 1 मंथ और 2 मंथ वो 2 वर्ड्स पे होते हैं, सही। शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक। तो जैसे अगर हम ऑटिज्म में देखें तो उसमें ये चीज़ डिले में चल रही होती है। इसके अलावा इसका कम्युनिकेशन क्या है, यानी कि अगर उसको कोई भी चीज़ चाहिए या कुछ चाहिए तो उसके प्रॉपर गेस्चर वगैरह, क्योंकि नहीं देखिए दे कम्युनिकेशन सकेगा। तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर हम उसकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन देखें फिर हम उसके गेस्चर देखते हैं, पॉइंटिंग देखते हैं, इधर वो कैसे कम्युनिकेट कर रहा है आप लोगों के साथ। लेकिन अगर वो गेस्चरल भी आपको प्रॉम्प्ट नहीं दे रहा कि मेरी क्या नीड है, मैं ये एक्सप्रेस करना चाह रहा हूँ, तो वो भी एट द रिस्क हमारे पास ऑटिज्म में चला जाता है। अच्छा जी, तो मजीद इस हवाले से यानी आप अगर हमें बताना चाहें कि ऑटिज्म के हवाले से ही कि जब हमें पता चल जाता है मतलब अच्छा ये तो है ना कि 3 इयर्स की एज तक आप बोल रहे हैं और या के बोलने की एज से पहले, इससे पहले कैसे डायग्नोस पहले कर सकते आपका हैं है आप? कि जब बच्चा अभी बाय बर्थ जी, जी। पैदा हुआ है वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे थोड़ा सा Yes. अपना शो करना अगर आप शुरू करता है। देखें 3 to 4 मंथ का बेबी आपको आई कांटेक्ट देना स्टार्ट कर देता है, आप उसको एंगेज करते हो, आपको फुली आई कांटेक्ट देगा, स्माइल भी करेगा। सही। लेकिन इसमें देखेंगे आई कांटेक्ट डिले होगा, वो आपको बिल्कुल भी आई कांटेक्ट नहीं देगा। इसके अलावा अगर आप यानी उसको अगर आप जैसे एक चुटकी बजाते हैं उसको हाँ जी, वो अपनी तरफ बुलाते रिस्पॉन्स हैं, करता है, लिसनिंग रिस्पॉन्स उसके वो नहीं बेहतर आपको होते हैं, वो नहीं response देगा, करेगा। वो आपको तरफ रिस्पॉन्स नहीं करेगा। सही। इसके अलावा जो उसकी डेवलपमेंटल प्लेस होते हैं जैसे पिकअप हो गया, मोस्ट ऑफ बच्चों के साथ खेलते हैं, पिकअप हो गया, टिकलिंग हो गया, तो वो नहीं अच्छे से नहीं लेगा। यहाँ Means वो- इजी वर्ड्स में नाज़रीन हाँ। के डॉक्टर साहिबा का कहने के मुताबिक कि अगर हाइड एंड सीक करते हैं, छुपते हैं, आप बच्चे से खेलने की कोशिश करते हैं तो वह आपके इन इशारों को नहीं समझ पाएगा। तो ये कुछ आपको उस वक्त अंदाजा हो सकता है कि ये ऑटिज्म की तरफ जा रहा है प्रॉब्लम। जी जी, आप और इसके continue अलावा कीजिए। सोशल इंटरेक्शन में लाइक अगर आप बच्चा है, कोई नीड है, अगर उसको पानी या दूध चाहिए तो अपनी मामा को बुलाता है। अगर वर्बली नहीं तो वो गेस्टरली बुलाएगा या ट्राई करेगा, तो वो हमारे पास वो भी डिले में चला जाता है कि वहाँ पर उसके रिस्पॉन्स होते हैं वो इतने बेहतर नहीं होते हैं। उसको नहीं समझ अपनी उसने इमोशन से अपनी उसने नीड कैसे एक्सप्रेस करनी है। इसलिए मोस्ट ऑफ दी ये भी केसेस में देखा जाता है कि बच्चे अपनी नीड एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से उनके टेंट्रम्स इतने स्वेयर होते हैं और वो रोना धोना और अग्रेसिव बिहेवियर की तरफ चला जाता है उनका ये सारा। सही। अच्छा, जैसे आपने बिहेवियर की बात की तो ऑटिज्म के हवाले से हम बात करते हैं कि रवैये भी मुतासिर होते हैं। जी। तो डॉक्टर साहब आप इस हवाले से बताइए कि यानी कैसे रवैये मुतासिर होते हैं, क्या ताल्लुक है इसका सोशल लाइफ के साथ, ये थोड़ा सा। ये थोड़े से गुस्सीले, चिड़चिड़े, कुछ ऐसे बच्चे हाइपर गुस्से वाले होते हैं। ये जैसे इनके रवैये, कोई चीज़ फेंक दी, इनको चीज़ यूज़ करने का पता नहीं होता, क्या इनके लिए बेहतर है कि खुद छलांग लगा दी, या कई ऐसी जगहों पे खड़े हो जाते हैं कि इन्हें खुद नहीं पता चल रहा होता कि गिर जाएंगे या कोई खतरनाक चीज़ है, कोई यानी कि जजमेंटल क्वालिटी भी हाँ। इनके अंदर नहीं होती है, नहीं जज होती। नहीं कर सकते जज नहीं कर सिचुएशन सकते। को। क्या सही। इनके लिए गलत है, कोई नाइफ पकड़ लिया, उसी को अगर सब्जी या फल के लिए काटना शुरू किया तो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा इनके रवैये को ना थोड़ा सा हम एक थेरेपी के जरिए या अपने एक उस तरीके से लेके इनको चलते हैं, यानी कि ये फिर इनको यूज करना आ जाता है, ये इनके भी ये बेहतर हो जाते हैं। यानी आप ट्रेन करते हैं train कर लेते अकॉर्डिंग हैं। टू इनकी इनसे बातचीत हाँ करके जी। इनको साइकोलॉजिकली भी डील करते हैं कि नफ्सियाती तौर पे जो असर है वो यानी बेहतर होना शुरू हो जाता है हाँ जी। और पेशेंट कम्युनिकेट करने लगता है, हाँ यानी जी। कि वो समझने लगते हैं फिर इस चीज को। जी, इसको हाँ जी सही। अच्छा, आपसे क्वेश्चन है कि जो जैसे ये रवैये मुतासिर होते हैं तो सोशल लाइफ में जो थेरेपीज होती हैं कौन सी ऐसी थेरेपीज हैं जो हैं कि जैसे कि हम बहुत ज़्यादा रीनॉन्ड थेरेपीज हैं, स्पीच थेरेपी है, इस तरह से वो की जाती है, और बहुत सारी हैं, बिहेवियर थेरेपी है, तो और कौन सी थेरेपीज हैं जो आप यूज़ करते हैं उस दौरान साइकोलॉजिकली और डील करते हैं क्लिनिकली इसको? बेसिकली सबसे पहले हम प्ले थेरेपी से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अगर आप देखा जाए मोस्ट ऑफ दी प्रॉब्लम ही बच्चे में तब आते हैं जब वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा। सही। उसके बिहेवियर्स क्यों आ रहे हैं? बिकॉज वो अनएबल है कि अपनी नीड्स को बता सके या समझा सके। जब वो नहीं समझाएगा ऑब्वियसली बात है बच्चा टेंट्रम की तरफ चला जाएगा। तो उसी चीज़ को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले बच्चे के साथ पेयरिंग करते हैं। पेयरिंग के लिए हम उसके साथ प्ले करेंगे, जो वो चीज़ करेगा वही उसके साथ करेंगे ताकि हमारे पास पेयरिंग हो। जब सही। हमारा ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा उसके बाद भी हमारे पास थेरेपी के नेक्स्ट लेवल स्टार्ट होता है।
फिर हम क्या करेंगे, उसे इंस्ट्रक्शंस पे लेके आएंगे, लाइक डू दिस या इसमें इन कर दो, यानी कि वो स्मॉल स्मॉल इंस्ट्रक्शंस को समझे। और रादर हमें फर्स्टली रिस्पॉन्स नहीं मिलता, हमें उन्हें प्रॉम्प्ट के साथ समझाना पड़ता है कि डू दिस, हमने आपको बोला ये करो, उसको आपने ऐसे करना है। मीन्स उनके हर लाइफ कह लें कि हर एरिया में उनको सपोर्ट चाहिए। नाज़रीन, ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे कि अभी हमें सायरा ने बताई ये बात कि हमारी बहुत अच्छी साइकोलॉजिस्ट हैं और ये बता रही हैं कि किस तरह नफ्सियाती तौर पे जो है वो डील करते हैं। तो उसमें क्या है कि चूंकि हमने अभी डिस्कस किया कि ऑटिज्म से रिलेटेड जो बच्चे होते हैं वो क्या है कि बहुत ज़्यादा इस किस्म के होते हैं कि अलोन रहना चाहते हैं, बिल्कुल लॉनली, बिल्कुल तन्हाई पसंद होते हैं। तो उनका ट्रस्ट लेवल डेवलप करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके लिए ज़रूरत होती है इस थेरेपी की कि वो अटैचमेंट क्रिएट करते हैं, पहले उसके साथ खेलते हैं, बात करते हैं, और जब वो ट्रस्ट डेवलप कर जाता है देन फिर उनको डील किया जाता है। जी, कंटिन्यू कीजिए। और इसके अलावा फिर हम उनके पैक्स का सिस्टम लगाते हैं। पैक्स इसलिए कि कम्युनिकेशन बेहतर की जा सके, क्योंकि बच्चा हमारे पास जब नॉन वर्बल है, उसकी स्पीच नहीं है, तो आई तो वो आपको बोल के कैसे समझा सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं, उसकी हर एक नीड की हमने एक पिक्चर बनाई होती है, हम उसको शो करते हैं, व्हाट डू यू वांट, आपको क्या चाहिए, उसका इंटरेस्ट डेवलप कराने के लिए। क्योंकि बच्चे को देखें, अगर आप आजकल बच्चे देखें हर तरफ कोई मोबाइल उनकी तरफ वो फन एलिमेंट भी हो जाता है कि व्हाट डू यू वांट। उसमें हमने उसके हर एक एरिया की हमने पिक्चर्स बनाई होती है, प्ले की भी, वॉशरूम नीड की भी, हंगर की भी, हर एक उसकी इमोशंस की भी, हर एक की उसको दिखाए जाते हैं कि व्हाट डू यू वांट। उसमें से वो सिलेक्ट करता है। अगर वो अनएबल है, वो भी नहीं कर सकता, तो उसकी हम जो सिचुएशन देखते हैं कि उस लिहाज से उसको क्या चीज़ नीड है, हम उसको वो भी प्रॉम्प्ट देते हैं क्या आपको इस चीज़ की नीड है, आपको ये चाहिए, डेवलप कर। जी बिल्कुल, इससे इसकी कॉग्निशन भी बेहतर होती है। और लैंग्वेज, बेसिकली लैंग्वेज उसकी बना रहे होते हैं हम लोग, कि उसके स्टिग्मा जो हमारे पास कॉग्निशन है, कॉग्निशन से पहले हमारे पास लैंग्वेज आती है, जो हमारे पास उसके मीनिंग्स है वो डेवलप होते हैं, उसके बाद हम कॉग्निशन की तरफ जाते हैं और फिर हमारे पास स्पीच आती है। तो बेसिकली बच्चे के पास लैंग्वेज ही नहीं होती, उसको पता ही नहीं है ये टेबल है तो ये टेबल क्यों है, इसका पर्पस क्या है, ये मैंने उसको कहना क्या है, ये इसका पर्पस क्या है, अगर ये चेयर है तो मैंने इसके ऊपर बैठना है, आई तो मैं इसके ऊपर बैठ सकता हूँ कि नहीं बैठ सकता हूँ। उनमें इतनी भी सेंस नहीं होती, उन्हें हर एक चीज के बारे में आपको गाइड करना पड़ता है। यहाँ नाज़रीन आपको बताती चलूँ कि ये एक ऐसा डिसऑर्डर है कि मैं इसको इलनेस नहीं कहती, बीमारी नहीं कहती, बल्कि ये एक डिसऑर्डर है। और डिसऑर्डर जो है उसको ठीक किया जा सकता है। और जैसा कि बताया कि डिफरेंट थेरेपीज़ हैं, तो ऐसे बच्चों को केयर की और अटेंशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बेसिकली जब आप उनको केयर देते हैं, तवज्जो देते हैं, तो उनको ये चीज़ जज कर सकते हैं, वो उनको पता चलता है कि हमने किस तरफ चलना है और सोशल लाइफ में कैसे इंटरेक्ट करना है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी हवाले से हम आगे चलते हैं और आज बात करते हैं ऑटिज्म की सिम्टम्स के हवाले से। तो आप थोड़ा ये बताइएगा डॉक्टर साहिबा कि ऑटिज्म अगर किसी पर्सन को है तो आप दोनों इस हवाले से थोड़ा हमें गाइड करेंगी कि अलामात इसकी क्या होंगी, यानी कौन कौन सी अलामात हो सकती हैं, देख के पता चले कि ऑटिज्म है, प्रॉब्लम है ये। एक तो बच्चा फ्लैप करता है, तो वो जब भी चाहेगा, उठेगा, बैठेगा तो उसकी हैबिट होगी। हाँ, और इसके अलावा वो एक पाँव की उंगलियों पे चलना, सही, ठीक है। और इसके अलावा पाँव की उंगलियों पे चलते हैं। और बेसिकली ये सारी चीजें आ जाती हैं उसकी सेल्फ स्टिमुलेटिंग बिहेवियर्स में, कि ये बच्चे के साथ, ऑटिज्म के बच्चे के साथ ये बिहेवियर्स होंगे। हैंड फ्लैपिंग होगी, रॉकिंग होगी, स्टिमिंग होगी, आइदर वो वोकल भी हो सकती है, फिजिकल भी हो सकती है, हाँ जी, ट्रिलिंग वगैरह हो गई, जो हो गया, उन्होंने मारना, हेड बैंकिंग वगैरह, ये सारे उसमें हमारे पास आते हैं सेल्फ स्टिमुलेटिंग बिहेवियर्स में, ये बच्चे के साथ होंगे। लेकिन आप कहने कि अगर हम डायग्नोसिस करें, उसके लिए हमारे पास 3 चीजें बहुत मेजर है। डायग्नोसिस की तरफ जी, अगर हम अभी ये कि अब देखें ना कि अगर बच्चा आपके पास आया है, आपको पता चले वो ऑटिस्टिक है कि नहीं, ऑब्जर्वेशन बिल्कुल, जी, उसके लिए आपकी फर्स्ट बच्चे की गेजिंग, कि उसकी गेजिंग कैसी है, और इसके अलावा उसका पॉइंटिंग कैसा है। अगर आप उसको कुछ कहते हैं वेयर इज द टेबल, तो वो उसको पॉइंट करके दिखाए आपको कि देयर इज द टेबल। अगर बोल नहीं सकता वो पॉइंट कर दे। या गेजिंग, अगर आप उसका नाम ले रहे तो वो आपकी तरफ रिस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं कर रहा, आई कॉन्टेक्ट दे रहा है कि नहीं, आई कॉन्टेक्ट की बहुत ज्यादा, यानी बिल्कुल बहुत अहमियत है, इंपॉर्टेंस है। एक जो नॉर्मल पर्सन है, जब आप उसको तवज्जो देते हैं, उससे बात करते हैं तो आई कॉन्टेक्ट होता है। लेकिन ये वो पर्सन होते हैं कि जिन्हें आई कॉन्टेक्ट की कोई समझ नहीं होती है। और तीसरे हमारे पास प्रीटेंड
एंड प्ले, कि जैसे कि हम लोग अगर कोई आप नॉर्मल बच्चा ले लें तो अपनी खुद ही से गेम्स इनोवेट करते हैं, उन्हें प्ले करते हैं, लेकिन इन बच्चों में क्रिएटिविटी होती है, लेकिन इन बच्चों में वो चीज़ नहीं होती। इवन कि आप इन्हें टॉयज वगैरह दे देंगे तो इन्हें समझ नहीं है कि हमने टॉयज के साथ प्ले कैसे करना है, या तो उसको स्पेसिफिक पार्ट के साथ इंगेज रहेंगे, या तो उसको बहुत पास से देखेंगे, उसको थ्रो कर देंगे। तो ये हम 3 चीज़ें देखते हैं कि इससे पता चलता है कि हाँ बच्चे में ऑटिज्म है। उसके बाद फिर नेक्स्ट लेवल पे उसके डायग्नोसिस, उसका लेवल और किस लेवल पर है, किस तरह का थेरेप्यूटिक प्लान होना चाहिए, इसके ऊपर क्या थेरेपिस्ट यानी अकॉर्डिंग टू उनके लेवल और सिचुएशंस के फिर उसके बाद ही उनका सारा प्लान वगैरह किया जाता है। अच्छा, ब्रेफली एक क्वेश्चन ज़हन में आ रहा है कि अक्सर देखा जाता है और कहा जाता है कि म्यूजिक सेंस इनकी बहुत अच्छी होती है। ये क्वेश्चन ऐसे ही मेरे ज़हन में आया तो मैंने कहा आपसे पूछूं, क्या वाकई, क्योंकि आप लोग तो डील करते हैं इस चीज को। बेसिकली हमारे पास क्या है, न्यूरो डेवलपमेंटल है ना, तो हमारे पास न्यूरॉन्स के हमारे पास सारे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं। तो जहाँ म्यूजिक होगा, जहाँ थोड़ा होगा वहाँ पर, लेकिन कुछ होते हैं कि साउंड से बहुत ही इरिटेट भी हो जाते हैं, लाइट से उनके साथ हमारे पास सेंसरी इश्यूज होते हैं। उनके साथ साथ ऑटिज्म के साथ साथ उन्हें सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर भी होता है, जिसकी वजह से उन्हें स्मेल में, टच में, टेस्ट में, जितने भी उनके सेंसेस है वहाँ पर उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। लेकिन कुछ बहुत लवर होते हैं हमारे पास, वो होते हैं कि सेंसिटिव सीकिंग होते हैं, वो सेंसेस को ज़्यादा ओवर स्टिमुलेट करते हैं, वो उनको जब ज़्यादा मिलेगी तो ज़्यादा उसको लाइकिंग करेंगे, एक्साइटेड हो जाएंगे। म्यूजिक के हवाले से हम बात कर रहे थे। तो बेसिकली जब म्यूजिक होते हैं ना, वो उनके जो न्यूरॉन्स को ना, इलेक्ट्रिक पल्सेस को वो एक्साइटेड कर देती है, तो इसलिए वो उनको उस पे उसकी जंपिंग आ जाएगी, या लव करेंगे उसको, इसलिए तो वो पॉइंट्स या कोकोमेलन में ज्यादा एंगेज रहते हैं। आपका पॉइंट हम दोबारा स्टार्ट करेंगे। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद मिलते हैं यहीं से। जी तो नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपके साथ दोबारा आपकी होस्ट डॉक्टर हुमा चिश्ती। हम बात कर रहे हैं ऑटिज्म के हवाले से और इस हवाले से मजीद बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बताती चलूं, अकॉर्डिंग टू WHO अगर बात की जाए तो 100 में से 1% जो है वो ऑटिज्म का शिकार होता है। और हम बात करते हैं इस हवाले से कि इसकी रेशो क्या है, यानी कितने लोगों को मुतासिर करता है। और मेल और फीमेल के हवाले से पूछते हैं हम अपनी साइकोलॉजिस्ट से। आप हमें बताइएगा कि क्या ये मेल्स में ज्यादा है, फीमेल्स में ज्यादा है, किस तरह से है? ये मेल्स में ज्यादा है, इनकी है, इनकी 4% ज्यादा है इन मेल्स देन फीमेल्स। इनके फीमेल्स में बहुत कम है और फीमेल्स में बहुत कम है, लेकिन जब किसी फीमेल को होता है तो वो स्फीयर लेवल का ऑटिज्म होता है, आपको इसमें स्फीयर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आप ज्यादा बात की जाए तो ये ज्यादा बॉयज में ज्यादा कॉमन है। सही, उनमें ज्यादा कॉमन है ये सारी चीजें, लाइक सोशल इंट्रैक्शन वगैरह हो गया, ये सारी चीजें उनमें ज्यादा कॉमन है। अच्छा, एक और चीज है कि ये जेनेटिकली भी जो है होता है, और 10 to 20% बल्कि जेनेटिकली होता है, तो जीन से वाकई इसका ताल्लुक है? यानी जीन्स से आप कह सकते हैं ताल्लुक है, लेकिन आप प्रॉपर इसको जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं कह सकते, यानी कि ये फिर हेरिडिटरी में आ जाता है। जी बिल्कुल, बेसिकली मैंने आपको बोला अभी हम इसको टोटली जेनेटिक नहीं कह सकते, क्योंकि जेनेटिक के साथ साथ हमारे पास और भी हमारे पास रिस्क फैक्टर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि हमारे पास ये कम्बिनेशन होता है, जेनेटिक म्यूटेशन का कम्बिनेशन होता है, हमारे पास एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, और इसके अलावा हमारे पास साथ में पेरेंटल एज भी होती है, क्योंकि जो ज्यादा हाई एज की होती हैं या ज्यादा एज के होते हैं उनमें ज्यादा कॉमनली इनके बच्चों में देखने को मिलता है। इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है तो हमारे पास चीजें ऑटिज्म में बच्चे को यानी कि काफी रेंज में देखने को प्रोबेबिलिटी बढ़ा देते हैं बच्चे में ऑटिज्म की। और इसके अलावा हमारे पास बहुत सी मेडिकेशंस होती हैं, ड्रग्स वगैरह होते हैं जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यूज की जाए, अगर उसने बच्चे का ब्रेन डैमेज कर दिया है तो भी वो कोस बनता है उसका ऑटिज्म का। बल्कि इसी तरफ ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है कि ऑटिज्म जो है उसकी क्या वजूहात होती हैं, किन वजूहात की बिना पे जो है ये होने के चांसेस होते हैं? तो डॉक्टर साहबा आप इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालिए कि क्या वजूहात हो सकती हैं ऑटिज्म की। जैसे इन्होंने बताया ड्रग्स, एक तो ये भी हो सकता है अगर मदर अगर ड्रग्स लेती है या इससे रिलेटेड कोई भी ऐसी मेडिसिन ले ले तो उससे भी बच्चे का डैमेज। फैमिली हिस्ट्री भी कोई अहमियत रखती है। हाँ जी, अगर उनकी फैमिली हिस्ट्री में भी कोई ऐसा पेशेंट है तो फिर नेक्स्ट बेबी भी ऐसा हो सकता है। ये जरूरी नहीं होता है कि बेबी होता है, ये 1 से 2 3 भी होते हैं। कुछ स्क्रीनिंग यूज करना मदर का एज ए प्रेगनेंसी, तो वो भी एक कॉज बन जाती है। और इसके अलावा
बल्कि नाजरीन, जिस तरह डॉक्टर साहबा ने अभी कहा कि अगर एक बच्चे को हो जाता है तो नेक्स्ट जो प्रेगनेंसीज हैं या आने वाले नेक्स्ट जो बच्चे होते हैं उनमें उसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं ऑटिज़म होने के। और यहाँ आपको बताती चलूँ कि ये रिसर्च के मुताबिक 20% जो है नेक्स्ट चाइल्ड के चांसेस होते हैं कि वो ऑटिज़म का शिकार हो, और जो थर्ड नेक्स्ट चाइल्ड होगा उसमें 32% चांसेस होते हैं कि वो ऑटिज़म का शिकार हो। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं अपनी साइकोलॉजिस्ट से। एक 40 अगर जी, मदर जी। की एज 40 प्लस हो जाए या 40 से भी ज्यादा, तो उधर भी ज्यादा चांसेस होते हैं कि बच्चे के ऑटिज्म में जाने के। ठीक, अब मजीद इसमें कौन सी वजूहात होती हैं, इस हवाले से हमारे नाज़रीन को बताइएगा। बेसिकली अगर हम देखें जैसे कि इन्होंने बोला कि हमारे पास जो ओल्डर एजेस मदर होते हैं उनके बच्चों में ज्यादा देखने को मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि हमारे पास जीन म्यूटेशंस वगैरह उनमें बहुत होती हैं। सही। अगर हमारे पास देखा जाए, अगर जो हमारे पास ओल्ड एजेस मदर होती हैं उनमें डाउन सिंड्रोम या हमारे पास फ्रजाइल एक्स सिंड्रोम, जो हमारे पास जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, वो बहुत देखने को मिलते हैं। जो हमारे पास जीन म्यूटेशंस बहुत ज्यादा हो जाते हैं ना, तो इन्हीं के कम्बिनेशन की वजह से भी हमारे पास ऑटिज्म की क्या आती है, एक टाइप आ जाती है बच्चों में कि ऑटिज्म के फीचर्स देखना स्टार्ट हो जाते हैं। कजन मैरिज के हवाले से भी कहा जाता है कि ये वजह बनती है, तो इज इट राइट? जी बिल्कुल। बेसिकली आप अगर एक ही फैमिली में करेंगे तो जीन म्यूटेशंस में इतनी वो म्यूटेशंस नहीं होती हैं, तो उनमें जो हमारे पास जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं ना, वो ज्यादा देखने को मिलते हैं। और उन्हीं के साथ साथ, क्योंकि आज देखा जा रहा है आजकल कि अगर हमारे पास डाउन सिंड्रोम है तो साथ में ऑटिस्टिक के भी फीचर्स होंगे, हमारे पास फ्रजाइल एक्स सिंड्रोम है तो साथ में ऑटिज्म के भी फीचर्स होंगे। कोमोर्बिडिटीज मिल रही हैं, जिसकी वजह से कहा जाता है कि इसलिए अब समझा जाता है कि हमारे पास जेनेटिक डिसऑर्डर है। बेसिकली जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है, क्योंकि साथ में कोमोर्बिडिटीज आ जाती है, इसलिए वो आज तक लोग डॉक्टर्स या लोग कह देते हैं कि हमारे पास जेनेटिक डिसऑर्डर जीन्स की वजह से आ रहा है ये प्रॉब्लम। सही, पर्टिकुलर रीजन इसकी नहीं है कोई, अभी तक अननोन है। आप कहने की आप बता सकें कि इस रीजन की वजह से, इस रीजन की वजह से, वो बिल्कुल भी नहीं है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी बहुत सारे हैं, स्ट्रेसेस हैं जो ये सारी यानी एसोसिएटेड किस्म की जो है बिल्कुल कॉजेस हैं सारी। आपके स्ट्रेसेस आ सकते हैं, डिप्रेशन, अगर एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं। इसके अलावा अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान ड्यूरिंग डिप्रेशन है, एंजाइटी है, अगर आप उसके लिए कोई साइकोटिक मेडिसिन यूज कर रही है, वो भी वजह बन सकती है। अगर आप मर्करी का ज्यादा यूज कर रहे हैं या इस तरह के मेटालिक मेडिसिन ज्यादा लेना है, तो वो भी आपकी ज्यादा बिल्कुल। नाज़रीन, ये बात बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारी साइकोलॉजिस्ट ने हमें जो बात बताई अभी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो स्ट्रेस का जो सिलसिला होता है ये बहुत ज्यादा मुतासिर करता है फीमेल्स को, और उस दौरान में भी जो है ये चाइल्ड की डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा असर होता है, और इस वजह से भी समटाइम होता है कि ऑटिज्म डेवलप कर जाता है। इस हवाले से बात कर रहे हैं तो जैसा कि आपने अभी टॉक्सिसिटी के हवाले से बात हुई, तो बहुत सारे टॉक्सिन्स भी जो हैं, मेटालिक टॉक्सिन्स वगैरह, वो भी उसके हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा कि वो किस तरह से जो है वो असरअंदाज होते हैं। बेसिकली हमारे पास ब्रेन पे डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। जो जितने भी हमारे मेटालिक टॉक्सिन्स होंगे, ये हमारे पास अगर हम इनहेल कर लें, कुछ भी कर लें, जैसे कि बहुत सी मेडिसिन में यूज हो रहे हैं, या आपको ये केमिकल्स के पास है, या आपका किसी ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे केमिकल्स का ज्यादा यूज हो रहा है, तो अगर आप उसको डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली ले रहे हैं, तो वो कहते हैं आपके ब्रेन के ऊपर इफेक्ट डालते हैं, आपकी उसकी न्यूरो फंक्शनिंग को क्या कर देगा, डैमेज कर देगा, उसके जो हमारे पास उसकी ग्रोथ है उसको वो कम कर देगा, जिस वजह से हमारे पास बच्चे में वो ज्यादा प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती हैं। सही। अच्छा, अब हम बात करते हैं इस हवाले से। डॉक्टर साहब, आप हमें बताइएगा कि ये जो ऑटिज्म है, क्या इसका इलाज मुमकिन है? इलाज, ये इसका इलाज तो प्रॉपर एक स्पेशली हमारी होम्योपैथी के हवाले से हमें बताइएगा कि इसमें हमारा इलाज है। एक इलाज तो नहीं मुमकिन, लेकिन इसके बिहेवियर को कंट्रोल करना। अच्छा। और वो एक मेडिसिन कुछ हमारी हैं, कॉर्सिनेशन है और हाइओसाइमस है, और इसके अलावा बहुत सी ऐसी डिफरेंट हैं, हेलिबोरस है। जैसे बिल्कुल अगर स्टक माइंड, बिल्कुल आपने हेलिबोरस का जिक्र किया कि नाजरीन के बिल्कुल ब्लैंड उसका जहन होता है, ब्लैंक, और उसको जो है यानी कि फोगी किस्म का माइंड होगा, वहां पर जो है हेलिबोरस बहुत अच्छा काम करती है। और मजीद इस हवाले से जैसे आप बता रही हैं, डिफरेंट मेडिसिन है। कुछ बाकी जो होता है स्पीच भी अगर उनका मसला है तो वो थेरेपी के जरिए है, जरूरी नहीं कि सब में मेडिसिन ही यूज होती है। इसका एक प्रॉपर जो है हमारा जो ट्रीटमेंट है वो एक थेरेपी के जरिए है, तो वो डिफरेंट थेरेपी दी जाती है, फिर उससे उसका ट्रीटमेंट यानी कि उनका एक इलाज प्रॉपर ऐसे, बल्कि मेरे ख्याल से तो 80% थेरेपी काम करती है और 20% मेडिसिन काम करती है, साथ मिलके ही वो करेगी। उसके लिए थेरेपी जो स्टार्टिंग में ही स्टार्ट तो कोई फिजिकल थेरेपीज भी आप लोग करवाते हैं? वो अगर किसी का फिजिकल प्रॉब्लम हो, जैसे हैंड मूवमेंट ना हो किसी की, अगर उसकी लेग की मूवमेंट नहीं हो या हाइपर एक्टिविटी बच्चे में आ रही है, तो उसके लिए हम फिजिकल एक्टिविटीज ज्यादा यूज करवाते हैं। गेम्स वगैरह, या इन अटेंटिवनेस है तो इसके लिए भी हम लोग फिजिकल एक्टिविटीज प्लान वगैरह करते हैं
कि बच्चों को अटेंटिव कैसे बनाया जाए, या बच्चे को उसकी सोशल गैदरिंग पार्टिसिपेशन कैसे बनाया जाए, उसका फोकस कैसे बढ़ाया जाए, या उसको आप कहने के पार्टिसिपेट किसी भी चीज में करना कैसे सिखाया जाए। बिकॉज यही एक्चुअली पॉइंट है, जैसा कि स्टार्टिंग में भी बात की कि उनका जो अकेले रहने वाला मसला है, सोशल इंटरेक्शन बिल्कुल भी हाँ जी, सोशल इंटरेक्शन तभी होगा कि जब आप उसको अटेंशन अपनी तरफ डाइवर्ट करवा सकेंगे। और ये क्योर आप कहने की बिल्कुल भी कि आप मेडिसिन से या थेरेपी से बिल्कुल भी क्योर हो जाए, नहीं। जो हमारे पास ऑटिज्म है वो हमारे पास लाइफ लॉन्ग है, आपको यानी जिंदगी के साथ चलता है, साथ चलेगा। आपको जिंदगी के हर पहलू में मदद की लाजमी जरूरत है। इधर आपको अर्ली चली जाए, आप मिडिल में चले जाए, आपको एडोलेसेंस में चले जाओ, आपको हर चीज में जो भी आपने कुछ नया करना है तो आपको उसके लिए ट्रांजिशन के लिए आपको मदद की जरूरत पड़ेगी, हेल्प लेने की जरूरत पड़ेगी। इस हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा कि फिर कौन से मसाइल हैं जो ऐसी पर्सनालिटी को फेस करने पड़ते हैं सोशली जब एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। जैसे कि क्या ऐसा मुमकिन है कि ऐसा पर्सन जो ऑटिज्म का शिकार है वो अपनी जॉब कर सकता है, क्या वो सोशली इंटरेक्ट कर सकता है, जैसे कि वो कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पे अगर जाता है तो क्या वो इस तरह से सारे अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकता है? परफॉर्म कर सकता है। इसको वो परफॉर्म करने के लिए ही उसको थेरेपी लेने की जरूरत पड़ती है। लाइक हमारे पास बहुत से बच्चे गए हैं जो कि हमारे पास नॉर्मल स्कूलिंग में जा रही हैं, लेकिन विद द शैडो टीचर्स वो वहां पे परफॉर्म कर रहे हैं। बिकॉज एक अकेली टीचर की वो बात इतने अटेंटिवली नहीं समझ सकते हैं, या आप क्लास में वो पार्टिसिपेशन नहीं है, इसलिए कहते हैं उन्हें एक सपोर्ट चाहिए होती है जो कि उन्हें वो पार्टिसिपेशन करवाती है, उन्हें अटेंटिव बनाती है कि अपनी क्लास में अटेंटिव कैसे रहना है, रिस्पॉन्स कैसे देना है। तो इसलिए जिनकी जैसे कि हमारे पास अगर हम स्कूलिंग लेके चलते हैं बच्चे की ऑटिज्म स्कूलिंग पे, तो उसमें हमारे पास शैडो टीचर्स होती हैं। इस तरीके से अगर आप एडोलेसेंस में अडल्टहुड में चले जाएं तो उनकी लाइवली स्किल्स उनको सिखानी पड़ती है, या ड्रेसिंग स्किल्स, ग्रूमिंग स्किल्स सारी उन्हें सिखानी पड़ती है कि आपने सोशली अट्रैक्टिव कैसे लगना है, या आप कैसे अपने आप को सेल्फ हेल्प स्किल्स वगैरह में उसको हम लेकर चलते हैं कि उसने अपने आप को कैसे मैनेज करना है, क्योंकि उसको नहीं पता कि तमाम लोग जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं मुझे भी उसी तरह से उसी तरीके से बिहेव करना है। तो इसलिए उनको सोशल मैनर सिखाए जाते हैं, ईटिंग मैनर सिखाए जाते हैं, ये सारी ड्रेसिंग स्किल्स सिखाई जाती है। ये सारी स्किल्स के ऊपर बाय द पैसेज ऑफ टाइम उनके काम किया जाता है अकॉर्डिंग टू द नीड, कि उसको क्या नीड चाहिए उसके ऊपर काम किया जाता है। नाज़रीन, बहुत ही यूजफुल किस्म की इंफॉर्मेशन जो है वो हमें मिल रही है और इस हवाले से आपको भी गाइड कर रहे हैं। तो मजीद बात करेंगे ऑटिज्म के हवाले से कि ऑटिज्म अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उसमें टाइप्स आ जाती हैं, इसकी क्या इसकी कोई टाइप्स भी हैं? इस हवाले से आप हमें बताइएगा डॉक्टर साहिबा, इसकी कोई टाइप्स हैं? यानी कि जैसा है ना कि एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे इम्पेयरमेंट आ जाती है, एक लिंग्विस्टिक लेवल पे आ जाती है कि एक माइंड है आपका, या तो वहां पर प्रॉब्लम आती है या बोलने के हवाले से आती है। कुछ इस तरह की टाइप्स जो हैं इनको हमारे नाज़रीन को गाइड कीजिएगा। बेसिकली ऑटिज्म की सच एज टाइप्स तो नहीं है, लेकिन जो पहले इनके एस्पर्जर सिंड्रोम हो गया, या आप कहने के जैसे आप बात कर रही हैं सोशल इंटरेक्शन, किसमें एस्पर्जर सिंड्रोम आ जाते हैं, जिससे जेनेटिक एनवायरमेंटल की वजह से हो जाता है कि टाइप्स में आ जाता है। लेकिन इनकी बेसिकली ऑटिज्म हमारे पास क्या है, स्पेक्ट्रम है। हाँ जी, ठीक है ना। तो इसके अलावा ये ग्रुप ऑफ सिम्टम्स हैं और एबनॉर्मलिटीज है। तो आप स्पेसिफिक टाइम यानी कि टाइप्स करने के इसके ये टाइप है, ये टाइप है, ये नहीं कह सकते आप लोग। हमारे पास ग्रुप ऑफ सिंड्रोम्स हैं या सिम्टम्स हैं जो कि इसके अंदर लाई करते हैं, बट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम उसको टाइप्स में कन्वर्ट कर दें। जैसे हमारे पास एस्पर्जर सिंड्रोम है, हमारे पास फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम है, इसके अलावा हमारे पास रेड सिंड्रोम आ जाते हैं, इसके अलावा हमारे पास ऑटिस्टिक डिसऑर्डर आ जाते हैं, हमारे पास पीडीडी आ जाती हैं, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंटल डिले में हमारे पास आ जाती हैं चीज़ें। इसके अलावा हमारे पास कोग्निटिव डिसफंक्शनैलिटी आ जाती है, सारी ये सारी इनकी इस चीज़ों में आ जाती है। अभी ये बात की टाइप्स के हवाले से जैसे मैं बात कर रही थी, तो इसमें कैटाटोनिया की कंडीशन भी हो जाती है, तो एपिलेप्सी के हवाले से आ जाती हैं कंडीशंस। कहा जाता है कि ऑटिज्म में ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, सीजर्स वगैरह का हो जाना। तो ये एपिलेप्सी का क्या ताल्लुक है इसके साथ, ऑटिज्म के साथ? बेसिकली ऑटिज्म में जो आपके पास ना एब्सेंट सीजर्स तो उन्हें डे बाय डे रहते ही हैं। इसके अलावा जो आपको एपिलेप्टी है कि आप कैटाटोनिक कहने की उसको एटिपिकल या टॉपिकल आप कहने के सीजर्स, वो आपको मोस्टली रेयरली देखने को मिलेंगे, अडल्टहुड में मिलते हैं। लेकिन आपके और इसके अलावा लाजमी है कि हर ऑटिज्म का बच्चों को एपिलेप्सी होगी। अच्छा, ये कुछ बच्चे भी नहीं होते लेकिन कुछ बच्चों को होती है, लेकिन वो है कि एब्सेंट सीजर इन्हें फेसेस करनी पड़ती है। अब इनकी आप कह लें डे बाय डे जो इनकी प्रोग्रेस हो रही है वो रिग्रेस क्यों करती है, इन्हीं सीजर्स। ये हाइपर एक्टिव मेरा ख्याल जो होते हैं ना पेशेंट, उनमें आई थिंक ये एपिलेप्टिक कंडीशन डेवलप कर जाती है, उनमें डेवलप कर जाती हैं। और इसके अलावा इनमें रिग्रेशन भी इसी वजह से चलता है कि अगर आप उन्हें कोई लाइवली स्किल सिखा रहे होते हैं उसमें रिग्रेशन क्यों चलता है, क्योंकि इनमें एब्सेंट। इसके अलावा इनमें जो ऑटिज्म में सीजर्स होते हैं वो आपको मोस्टली एब्सेंट सीजर्स देखने को मिलते हैं। मीन्स फ्रिक्वेंटली आप उसमें नहीं अंदाजा लगा सकते कि बच्चा आइदर सीजर की हालत में है कि नहीं है।
तो उसमें एब्सेंट सीजर्स चल रहे हैं जो कि उसकी ब्रेन के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं और उसकी जो फंक्शन लेवल इंप्रूव कर रहा था वो भी क्या चला जाता है, रिग्रेस चला सही। जाता है। डॉक्टर साहब, क्या टेस्ट हो सकते हैं, कि कोई टेस्ट है इसके पर्टिकुलर के हम करवा लें तो पता चले कि ये जो है पेशेंट ऑटिज्म का है? हाँ जी, ये टेस्ट ऐसे होते हैं कि ये जैसे कि स्क्रीनिंग करवाई जाती है, अगर असेसमेंट की जाती है इनकी, और एक तो विजुअल असेसमेंट हो गई ना कि आपके हाँ, पास है पेशेंट, आप देख रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि आप उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, आई कांटेक्ट कर रहे हैं, तो देयर इज नो रिस्पांस, तो आपको पता चल जाता है कि ऑटिज्म है। इसके अलावा टेस्ट आप माइंड एज निकाली जाती है। इसके अलावा इनकी डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग्स की जाती हैं, यानी कि इसमें इसके सारे के सारे डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स देखे जाते हैं, आइदर कि वो अप्रोप्रिएट थे कि नहीं थे। इसमें आप इसको अर्ली इंटरवेंशंस में भी लेके जा सकते हैं, इवन कि आप इसको 3 months 4 months 6 months 9 months 12 months इवन के 2.5 ईयर के बच्चे के साथ भी आप उसको अप्लाई कर सकते हो। इसमें आप बच्चे के हर एक डेवलपमेंटल माइलस्टोन का देखते हो कि आइदर उसका आई कॉन्टेक्ट था, उसकी हियरिंग कब आई, उसकी बैबलिंग कब स्टार्ट हुई, इसके अलावा उसने वॉकिंग कब स्टार्ट की, उसने सिटिंग कब स्टार्ट की, उसने अपनी मोटर इमिटेशंस कब से स्टार्ट की, उसने अपनी वोकल इमिटेशंस कब से स्टार्ट की, ये सारी चीज़ें उसमें देखी जाती हैं। अगर तो बच्चा उनमें डिले चल रहा हो तो फिर हम कहते हैं कि हाँ, बच्चे में रिस्क फैक्टर्स हैं कि वो ऑटिज्म की तरफ जा सकता है, क्योंकि बाय द आप कह लें कि 3 years मेरे पास क्या है, एक एज है कि उसके बाद हम उसको डायग्नोसिस दे सकते हैं कि वो ऑटिज्म में है। पर्टिकुलर डायग्नोसिस एट द एज ऑफ 3 है। अगर उससे पहले हमें बच्चे में प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं, आई कॉन्टेक्ट नहीं है, लैक ऑफ आई कॉन्टेक्ट है, या सोशल इंटरेक्शन उसकी पुअर है, या कम्युनिकेशन पुअर है, तो हम उसको डिलेज में ही लेके चलते हैं कि बच्चा क्या है, डेवलपमेंटल डिले में चल रहा है, तो हम उसके डिलेज के ऊपर काम करते हैं। अर्ली इंटरवेंशंस कहते हैं इसी को है कि हम बच्चे के डिलेज के ऊपर काम करते हैं। आप ही से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्चुअल ऑटिज्म जो है, इस हवाले से थोड़ा गाइड कीजिएगा, ये क्या चीज है? बेसिकली बाय बर्थ बच्चा बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर या कुछ भी नहीं है। इसके अलावा उसके जो हमारे पास डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स भी एज अप्रोप्रिएट होंगे एट द एज ऑफ 9 months 3 months 6 months या कुछ पे कर लें। आफ्टर दैट जब उसका स्क्रीन इंट्रैक्शन होता है, उसके बाद अगर वो स्क्रीन की और उसके स्क्रीन इंट्रैक्शन ये नहीं कि 1 घंटा है या 15 मिनट है 20 मिनट है, पूरा दिन, यानी कि जब तक वो उठा हुआ है 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे उसने बस स्क्रीन के पास ही रहना है। तो उसमें क्या होता है, कम्युनिकेशन, उसकी इंट्रैक्शन, सोशल इंट्रैक्शन क्या जीरो हो जाती है, जीरो हो गई। बच्चा मोबाइल के अंदर है, उसकी इंट्रैक्शन क्या है, फोन। इसके अलावा जो उसका कम्युनिकेशन पैटर्न है वो क्या हो जाएगा, पुअर चला जाएगा। उसका कॉग्निशन लेवल क्या है, वो रिग्रेस कर जाएगा। उसकी लैंग्वेज क्या है, वो पुअर हो जाएगी, क्योंकि उसके जब किसी का इंटरेक्ट ही नहीं कर रहा, जब वो इन्वायरमेंट में इतना ध्यान नहीं दे रहा, तो उसको नहीं पता कि इन्वायरमेंट का पर्पस क्या है या मैंने उसको एक्सप्लोर कैसे करना है। ठीक है, तो वहां से फिर वर्चुअल ऑटिज्म में हमारे पास आते हैं बच्चे के काफी जो कि स्क्रीनिंग की वजह से ऑटिज्म की तरफ क्या हो जाते हैं, इंड्यूस्ड हो जाते हैं स्क्रीनिंग की वजह। नाज़रीन, बहुत बेहतरीन अंदाज में जो है हमें हमारी साइकोलॉजिस्ट ने इस हवाले से गाइड किया। अब हम बात करते हैं अपनी डॉक्टर से। जी डॉक्टर साइमा, आप इस हवाले से बताइए कि इसमें कोई तालीम तरबियत की कोई अहमियत है, क्या है इस सिलसिले में, कि इसको सोशली किस तरह से लेके चलते हैं ऐसे पेशेंट्स को जो कि ऑटिज्म का शिकार हों? इनको भी आम जो बच्चों की तरह इनको भी एक तालीम की ज़रूरत होती है। हम इनको लेके चलते हैं एक प्रॉपर तालीम के साथ, जैसे हम आम नॉर्मल बच्चों को देते हैं। इनकी भी क्लासेस वगैरह होती हैं इनको, लेकिन इनका थोड़ा सा पढ़ाने का थोड़ा अंदाज थोड़ा सा डिफरेंट होता है। हम इनको इनके साथ पूरी अटेंशन के साथ चलते हैं, यानी कि टीचर एक बिल्कुल इनको प्रॉपर एक उन्हीं के तहत चलती है कि जैसे कि ना रिपीट पे, यानी कि उनकी मर्जी को लेते हुए, हाँ उनकी मर्जी को, उनका इंटरेस्ट आप देखते हुए, फिर उनको रिपीट पे, ये नहीं कि एक दफा हमने याद करवाया तो उनको लर्न हो गया तो वो ठीक है उनके लिए, नहीं, उनके लिए एक 1 week भी लगता है, 2 week भी लगते हैं, 1 month तक चलता है एक सिस्टम इनका चलता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है, जैसे एक आम बच्चे को ज़रूरत होती है ना तालीम की माशरे में चलने के लिए, तो इनको भी इस तरह एक माशरे में रहने के लिए, अपनी बातें समझाने के लिए, अपने तरीके अंदाज बताने के लिए एक प्रॉपर तालीम की ज़रूरत होती है। ठीक है, बेसिकली इसका प्रॉपर आप कह लें कि ट्रांजिशन प्रोग्राम किया जाता है कि आप थेरेपिस्ट में जो सीख रहे हो या क्लास में जो सीख रहे हो उसको जनरलाइजेशन कैसे करानी है इन्वायरमेंट में, तो वहाँ पर इसकी तालीम का बहुत अहम किरदार है कि अगर आप थेरेपी लेने जा रहा है बच्चा, थेरेपी में जो सीख रहा है उसकी जनरलाइजेशन इन्वायरमेंट में आप उसको किस तरीके से लेके चलते हो, उसके लिए हम ट्रांजिशंस कराते हैं बच्चों को। मजीद इसी पे जो है ऐड कीजिएगा कि इसमें सोशल रिलेशनशिप को इनके कैसे बेटर किया जा सकता है। इसमें हमारे पास सोशल ग्रुप्स, सोशल गैदरिंग हम लोग इसमें इंट्रोड्यूस कराते हैं बच्चों के साथ, और इसके अलावा हम क्या कहते हैं स्टोरी टेलिंग करवाते हैं बच्चों को, सोशल रिलेशनशिप सिखाते हैं। सबसे पहले तो हम उन्हें इमोशंस
रिस्पॉन्सेज के बारे में बताते हैं कि इमोशनल रिस्पॉन्स आपने कैसे करना है, या अपने इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो। क्योंकि जब तक बच्चे को अपने इमोशन एक्सप्रेस करने नहीं आएंगे या किसी दूसरे के समझने नहीं आएंगे, वो डील नहीं कर सकता किसी भी पर्सन के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसके इमोशनल रिस्पॉन्सेज के ऊपर काम करते हैं, देन हम उसके स्टोरी टेलिंग के ऊपर, और देन हम उसके क्या कहते हैं ग्रुप ट्रांजिशंस वगैरह करवाते हैं, ताकि वो एक ग्रुप में भी बैठ के दूसरे बच्चे के इमोशंस को अंडरस्टैंड कर सके या उनके साथ इंटरलिंक कर सके, उनके साथ प्ले कर सके। डॉक्टर साहिबा, प्रोग्राम का टाइम खत्म होता जा रहा है, तो मैं चाहूंगी एक तो ये कि आप लोगों के आने का बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ लाए हमारे प्रोग्राम में। यहाँ पर एक मैसेज दीजिएगा कि ऑटिज्म का जो पेशेंट होता है, क्या वो भरपूर जिंदगी गुजार सकता है? ऑटिज्म का पेशेंट भरपूर जिंदगी गुजार सकता है, आज उसको गुजारनी दी जाए, क्योंकि इसको बहुत स्टिग्माइज कर दिया जाता है। कुछ पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चे को घर से बाहर नहीं निकालते, कहते दूसरे देखेंगे वो क्या समझेंगे, या अगर उसने हमें टेंटम शो कर दिया बाजार में जाके या कहीं और जगह जाके टॉन्टिंग करती, तो हम क्या करेंगे? तो अगर वहाँ पे इसके टेंटम्स आ गए या लोगों ने हमें पॉइंटिंग स्टार्ट कर दी कि इसका बच्चा ऐसा है या वो, इसलिए वो सोशल इंटरेक्शन ही नहीं करवाते बच्चे की, बस घर में महदूद रखते हैं। वहाँ पे मैं कहती हूँ कि बहुत ही ज्यादा बच्चे के ऊपर जुल्म हो रहा है। आप बच्चे को वैसे ही लेकर चल रहे हैं जैसे नॉर्मल बच्चे को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि एक्सपीरियंसेस है ना, अगर बच्चा वो एक्सपीरियंस ही नहीं करेगा, एक घर में बंद रहेगा, फोन के साथ लगा रहेगा, तो बच्चा कैसे जिंदगी गुजार सकता है? नाज़रीन, यहाँ मैसेज ये है कि हम ऐसे तमाम पेशेंट को नॉर्मल डील करें, बिल्कुल नॉर्मली उनके साथ बिहेव करें, बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक नॉर्मल पर्सन होता है। उसको नहीं इस चीज़ का एहसास होने दीजिए कि वो एक नॉर्मल पर्सन नहीं है, क्योंकि ये जो कंडीशन डेवलप करती है यही एक्चुअली उसको डिसऑर्डर की तरफ लेके जाती है और वो ऑटिज्म का शिकार होता चला जाता है। तो आज के लिए इतना ही। किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, किसी नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ आइंदा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।